फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। 69th बीपीएससी प्री में लगभग 70 डेज बचे हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स, मैक्सिमम सारे कैंडिडेट्स अपनी कमर कस के तैयारी में लगे हुए हैं, बट स्टिल दे आर लैकिंग क्लैरिटी इन अप्रोच। उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, सोर्सेज क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि 60th बीपीएससी में कट ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जब एग्ज़ाम में कोई रिफॉर्मेशन होता है तो कैंडिडेट्स के अप्रोच में भी रिफॉर्मेशन होना चाहिए। सो इस वीडियो में हम एक ओवरऑल प्लानर की बात करेंगे। बेसिकली हम ये नेक्स्ट 70 डेज में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं, जिनको भी सुन रहे हैं, जिनका भी पढ़ रहे हैं, बट उस पढ़ाई को एक डायरेक्शन देना बोलते हैं। जो स्टडी आप करते हैं प्लस उसको एक हम जब डायरेक्शन देते हैं, इसको बोलते हैं अप्रोच ऑफ द स्टडी। सो ये अगले 70 डेज में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, इस प्लानर में हम डिसाइड करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन श्योर यू कि अगला जो 70 डेज है, लगभग 70 दिन बस बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, और ये 70 दिन आपको मेक भी कर सकते हैं एंड ब्रेक भी कर सकते हैं। हो सकता है आप 14 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें एंड स्टिल यू वोंट क्लियर प्रीलिम्स। ऐसा बहुतों के साथ होता है और आगे भी हो सकता है। बट हो सकता है कि दूसरा कोई कैंडिडेट है जो 6 आवर्स 7 आवर्स पर डे पढ़ रहा है और वो आसानी से प्री क्लियर कर लेता है। दोनों में एक ही डिफरेंस है। पहला वाला जो कैंडिडेट है वो हार्ड वर्क तो कर रहा है, ही इज़ पुटिंग 14 आवर्स, सी इज़ पुटिंग 14 आवर्स, बट जो सेकेंड कैंडिडेट है वो 6-7 घंटे पढ़ रहा है, बट इसका सिलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे कुछ लैगिंग है। सो बात मेहनत की नहीं है, बात है कि जो मेहनत है इसका डायरेक्शन नहीं है, इसका डायरेक्शन सही नहीं है। ये मेहनत जो की जा रही है वो डायरेक्शन उसका गलत है। तो इस वीडियो में मैं आपको अगले 70 दिन का डायरेक्शन बताने वाली हूँ। अगर आप उन कैंडिडेट्स अगर आप उन फर्स्ट कैंडिडेट्स में से हैं जो आवर्स तो पुट कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आई अश्योर यू दिस इज द वीडियो यू आर वेटिंग फॉर। आप ये वीडियो देख सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं 1.5x 2x, जो भी आपकी कंफर्टेबिलिटी हो आप देख सकते हैं। आप बाद के लिए सेव कर सकते हैं। बट वंस यू वॉच दिस डिस्कशन, आई कैन अश्योर यू, एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, डिस्कशन देख लीजिए, यू विल हैव क्लैरिटी कि आपका डायरेक्शन किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, कि आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। सो चलिए इसी टोन पे इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो 69th इंटीग्रेटेड कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है उसका प्री जो है वो शेड्यूल्ड है 30 सितंबर को। ये टेंटेटिव डेट है हमारा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस डेट हमारे पास लगभग 70 डेज बचते हैं, ठीक है। सो ये जो डायरेक्शन है अभी हमने डिस्कस किया, ये दोनों फ्रेशर्स के लिए और वेटरन्स के लिए, यानी जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी अटेम्प्ट है, उन सब के लिए एप्लीकेबल है, फ्रेशर्स एंड वेटरन्स। अगर आप इस डायरेक्शन से अपने प्रिपरेशन को एक दिशा देते हैं जो इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, तो आई कैन अश्योर यू कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेहनत आपको ही करनी है, पढ़ना आपको ही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल मत पढ़िए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये बोल रही हूँ कि आप मेहनत जो कर रहे हैं उस मेहनत को एक डायरेक्शन दीजिए, एक दिशा दीजिए, और दिस इज द एप्ट वीडियो फॉर दैट। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम से पहले यूँ देखिए, किसी भी लाइफ का कोई भी आयाम है उसका ना एक बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे अगर आप कोई खाना पका रहे हैं उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डालना होता है सही प्रोपोर्शन में, तभी जा कर के वो खाना सही से बनता है। अगर मान लीजिए 3-4 की इंग्रेडिएंट्स और आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, मसाले कम डालें, तो वो खाना जो है वो पक तो जाएगा पर सही नहीं बनेगा, मतलब वो फ्रूटफुल नहीं होगा, राइट। इन द सेम वे हर एग्ज़ाम का अगर हम फाइन ट्यूनिंग देखें तो उसके 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इन 3 इंग्रेडिएंट्स का
सही प्रोपोर्शन में अगर हम मिश्रण तैयार करें, सही प्रोपोर्शन में हम इन पे ध्यान दें, इन पे मेहनत करें, तब जाके वो एग्ज़ाम क्लियर हमारा होता है। तो एक एक हम इंग्रेडिएंट को देखेंगे। सबसे पहली बात है सिलेबस। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। उस एग्ज़ाम को जानना, उस कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको काम करना है, ये आपका सिलेबस डिटरमाइन करता है। बट इन सब्जेक्ट्स पे कितना काम करना है, कहाँ काम करना, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, चाहे आपका एग्जाम पैटर्न बदला हो या नहीं बदला हो, पैटर्न चेंज हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, सिलेबस से हम क्या पता करते हैं, क्या पढ़ना है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता करते हैं कितना पढ़ना, इस क्या में से कितना पढ़ना है, और उसके बेसिस पे हम सोर्सेस को की पढ़ाई करते हैं। आप अगर ये दोनों स्टेप मिस कर देते हो और सीधा सोर्स उठा लेते हो और इंड टू इंड आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, ये जो है ये हार्डवर्क तो है, बट ये हार्डवर्क आपको रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो सोर्सेस उठाने से पहले आपको इन दोनों का ज्ञान बहुत जरूरी है, और इनके ज्ञान से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक बार आपको पता चल गया, क्योंकि मेरे 69th प्री के एग्जामिनेशन में ये 5-6 टॉपिक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो आते हैं, ये हो गया। इसके बाद आपका सारा जो काम है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही है। अगर इसके बिना आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो आप आवर्स तो पुट करेंगे, बट वो जो प्रोडक्टिविटी होगी, आप इनपुट बहुत ज़्यादा देंगे, 14 आवर्स, 13 आवर्स, 12 आवर्स, बट जो इनपुट ज़्यादा हो बट आउटपुट क्या होगा, कम होगा। सिलेक्शन डिफिकल्ट है। ठीक है, सो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का जब हम एक बैलेंस्ड मिक्सचर देते हैं एग्ज़ाम को, तो फिर सिलेक्शन होता है। और इसके बाद में आता है कि आप फिर स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में जा करके रिप्रोड्यूस करेंगे। बट ये करने से पहले आपको यहाँ पे और यहाँ पे बहुत काम करना है। अगर आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि ओके पॉलिटी इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस, और पॉलिटी से अच्छे स्टैंडर्ड सवाल पूछ रही बीपीएससी, बट व्हाट यू डू, अगर आपको ये पता नहीं है, आप सोर्सेस पे जाएंगे, यू विल पिक लक्ष्मीकांत एंड इंड टू इंड पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसको करने में जो आप टाइम देंगे, बट उसका वेटेज और जो आउटपुट है वो उतना नहीं होगा। ये एग्ज़ाम में कितना रिलीवेंट होगा। सो जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो आप स्टडी करते हैं, इसकी एग्ज़ाम में जो रिलीवेंसी है, ये डिटरमाइन करता है ये एक्सरसाइज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने एनालिसिस कर दिया, यहाँ से आपने एनालिसिस करके एक अप्रोच तैयार कर दिया, तो फ्रेंड्स फिर ये जो एक्सरसाइज है लेटर ऑन, ये बहुत छोटा पड़ जाता है। वो किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप मुझे कोई पेड़ काटने के लिए कहते हो, तो मैं पहले 5 घंटे में सिर्फ क्या करूँगा, कुल्हाड़ी की धार को तीखी करूँगा। यानी किसी भी एक्चुअल अरेना में, एक्चुअल फील्ड में उतरने से पहले जरूरी है कि उसके पीछे हम एक अच्छी खासी माइंड मैपिंग, एक प्लानिंग करें, और एक बारी माइंड मैपिंग या प्लानिंग हो गई, फिर नोबडी कैन स्टॉप यू। ठीक है, होप ये स्लाइड क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने की इंग्रेडिएंट्स देख लिए। अब हम चलिए, सबसे पहला हमने क्या बात कहा था कि की इंग्रेडिएंट्स में पहला क्या है, सिलेबस है, हम उसको देखेंगे। बट उसकी इंग्रेडिएंट्स में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट था PYQ, उसके बेसिस पे मैंने सिलेबस को 2 एरियाज में बांटा है। फ्रेंड, दिस इज़ नॉट माई कोई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इट्स जस्ट दैट कि मैंने PYQ का एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, और ये मैसेज मैं हर उस कैंडिडेट, हर वो गांव में बैठा हुआ कैंडिडेट है जिस तक पहुंचाना चाहती हूँ कि यू नीड टू हैव PYQs विथ यू। ओके, सो जो सिलेबस है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विगत वर्षों के
प्रश्न पत्र के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेजर एरियाज, माइनर एरियाज। ये मेजर एरियाज क्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से सवाल भर भर के पूछे जाते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट अभी कुछ देर में। माइनर एरियाज क्या है, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इनका जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं ये एज कंपेयर टू मेजर एरियाज क्या है, कम है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट का वेटेज 25 है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 6, 9, 10 इस तरह से है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज कि किस सेक्शन से कितना आ रहा है, मैंने सिलेबस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। मेजर एरियाज में आपके हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स आते हैं, एंड माइनर एरिया में जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मैथ आता है। अब ये जो बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन है ये मैंने बताया PYQ है, ये आपको बताती हूँ। देखिए, अगर मेजर एरियाज की बात करें तो लास्ट तीन एग्जाम का ही हम अगर एनालिसिस देख लो तो दैट विल सफाइस। 68th BPSC में हिस्ट्री से आपके 29 क्वेश्चंस थे, जो 67 का री एग्जाम था उसमें 24 क्वेश्चन थे, एंड जो कैंसिल हुआ था 27 क्वेश्चन थे। आप देख लीजिए ऑन एन एवरेज 26 प्लस सवाल BPSC हर साल पूछ रही है हिस्ट्री से, ठीक है। इफ यू गो फॉर जनरल साइंस 30 देख लीजिए क्या एक्यूरेसी है BPSC, कंसिस्टेंसी देखिए यहाँ से पूछने की। अगर आप बिहार स्पेशल में देखें 26, 30, 28, यानी ऑन एवरेज आपके 28 सवाल पूछे जा रहे हैं, 28 प्लस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, ओके। करंट अफेयर्स की बात करें 24, 21, 19, यानी ऑन एवरेज 21 क्वेश्चन लास्ट तीन एग्जाम में पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज 67 से पहले ज़्यादा था, बट यही बात है कि करंट अफेयर्स फिर हो जाता है वन लाइनर, और फिर एग्जाम की एक गरिमा भी होती है मुझे लगता है ना, तो थोड़ा करंट अफेयर्स का वेटेज घटाया जा रहा है, बट स्टिल ये आपके लिए 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। सो देखिए ये PYQ एनालिसिस का ब्यूटी है। आपने जब एक बार देख लिया कि ये चार एरियाज जो हैं जहाँ से मेरे, अब देखिए ना यहाँ पे 27, 30, 28 एंड 21 कितने हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 110 प्लस क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं फ्रेंड्स। अब अगर आप इन एरियाज को नेग्लेक्ट करते हो तो आप बताओ कि एग्जाम कैसा सिलेक्शन होगा आपका, एंड गिवन कि अब तो निगेटिव मार्किंग आ गई है ना, तो जो इम्पोर्टेंट एरिया है उस पर ज़्यादा इम्फेसिस करना। अब चलिए माइनर एरियाज की बात कर लेते हैं। अगर माइनर एरिया की बात करें उसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मैथ्स है, ठीक है। अगर आप जियोग्राफी में देखें तो 13, 15, 15 यानी ऑन एवरेज 13 सवाल BPSC ने पिछले तीन एग्जाम में पूछे हैं। जियोग्राफी का वेटेज बढ़ रहा है। पॉलिटी में 9, 8, 15 यानी ये ऑन एवरेज 10 के अराउंड हर साल सवाल रहता है। 67 जो कैंसिल हुआ था उसमें BPSC ने पहली बार मुझे लगता है लास्ट 10 ईयर्स में 15 सवाल पूछे होंगे। इकोनॉमी 9, 11, 6 यानी एवरेज कहीं 7 से 8 के बीच में बनता है, तो 7 से 8 सवाल पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में देखिए सी द कंसिस्टेंसी 10, 10, 10। अब तो मैंने तीन एग्जाम का आपको दिखाया। अगर 66, 65, 4 एंड सो ऑन, अगर आप पिछले 10 सालों के एग्जाम का देख लें तो मैथ्स में आपको यही कंसिस्टेंसी मिलेगा 10, 10, 10। सो अब देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनालाइजिंग एग्जाम द क्वेश्चन पेपर। अगर आप बिना एनालाइज किए कोई भी सेक्शन पढ़ने चले जाते हैं तो आप जो इनपुट देंगे उस सेक्शन में और उसका आउटपुट, और वो आउटपुट भी जो आपके एग्जाम में कितना रिलीवेंट है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपकी मेहनत की रिलीवेंसी होनी चाहिए, आपकी मेहनत का एक कंटेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि हम एक डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनालाइजिंग द PYQ फ्रेंड्स। तो मेजर एरियाज हमने देख लिए, माइनर एरियाज भी देख लिए, तो क्या करेंगे अब चलेंगे हम देखेंगे कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। फ्रेंड्स कट ऑफ अगर देखें तो 68th BPSC में 91 था, 67th जो री हुआ एग्जाम हुआ था उसमें 113 था। ये 2 साल का ही देखेंगे। निगेटिव मार्किंग की वजह से ये कट ऑफ काफ़ी नीचे हुआ है, आप गैप देख सकते हैं, इस पर बाद में आएंगे, बट 91 कट ऑफ जा रहा है। और हम कितना तैयारी करें कि निगेटिव मार्किंग के साथ हमारा 91 अब सिक्योर हो जाए। फ्रेंड्स कोई भी जो स्मार्ट कैंडिडेट होगा वो पिछले 2-3 साल पहले का कट ऑफ माइंड में लेकर नहीं चलेगा। वो लास्ट एग्जाम जो हुआ है हमारा
यानी 68th एग्जाम हुआ है, दैट शुड बी योर बेंचमार्क। वो आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि मैं अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मुझे 91 प्लस टारगेट करना है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी इससे ज़्यादा हुई कट ऑफ कम जाएगा, क्वेश्चन की डिफिकल्टी मॉडरेट हुई कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब निगेटिव मार्किंग आ गई है तो मुझे नहीं लगता है कि अब कट ऑफ 116 एंड सो ऑन सो फोर्थ जाएगा। सो जो भी स्मार्ट कैंडिडेट होगा उसके माइंड में एक थ्रेशोल्ड होगा कि मुझे 91 अचीव करना है। अब सवाल आता है कि जो 91 का बेंचमार्क है ये हम कैसे अचीव करें। आप बताएंगे कि ओके प्रियंका, आपने यहाँ बताया था कि 110 प्लस, तो यहीं से पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेजर एरियाज से पूरा फोकस कर देता हूँ या कर देती हूँ एंड माइनर एरियाज को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देती हूँ या देता हूँ। नो, इट्स बिग नो। अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं तो देन यू आर प्लानिंग टू व्हाट, सक्सीड? No, planning to fail. And why I'm telling this? Now come. देखिए यहाँ से 110 प्लस तो है वेटेज इसका, बट अब हमारे पास निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है तो एक्यूरेसी हमारी मैटर करती है, कवरेज मैटर करता है सब्जेक्ट का, और साथ में मतलब एक तो हमारा नॉलेज कितना है उस सब्जेक्ट का, और साथ में हमारा निगेटिव मार्किंग भी है। तो इसके बेसिस पे आप यू कैन नॉट रिलाई कि जो मेजर एरियाज है मैं सिर्फ इन्हीं 4 सब्जेक्ट को करके और पार कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। बीपीएससी भी अब जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। बहुत सारे ऐसे एरियाज है लाइक लास्ट 2-3 एग्जाम्स में उन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म से नहीं पूछा, जो कि उनका ट्रेडिशनल एरिया था। मैं ये नहीं कहती कि पूछा नहीं जाएगा, बट पूछा नहीं, यानी जो मोस्ट ऑफन रिपीटेड एरियाज थे इन सब्जेक्ट्स के, उनको बीपीएससी चाह रही है कि वो अपनी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है, बीपीएससी के क्वेश्चंस की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है उसको वो मिनिमाइज करना चाहते हैं। दैट्स गुड फॉर दोज कैंडिडेट हु आर वर्किंग, यू नो। सो सिर्फ एक एरिया पे फोकस करना इज नॉट गुड। आप क्या करेंगे, आप मेजर ऑफ कोर्स तो क्या कहेंगे कि ओके क्या करें, हम दोनों पे बराबर वेटेज दें, 50% यहाँ एंड 50% यहाँ। दूसरा कैंडिडेट क्या करेगा, 50-50। नो, क्योंकि यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि 110 प्लस आ रहा है और यहाँ पे किसी तरह ले देकर 40 के अराउंड क्वेश्चंस हो रहे हैं हर साल। तो हमारा जो मेहनत का प्रोपोर्शन है या फिर जो टाइम हम अलॉट करेंगे इन 4 सेक्शंस में, वो इसी प्रोपोर्शन में होने चाहिए। यानी आप अगर x अमाउंट ऑफ टाइम डिवोट करते हैं तो x का 110% जो है वो मेजर इन 4 सेक्शन में जाना चाहिए एंड x का 40% जो है टाइम वो इन सेक्शंस पे आना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको मैं यहाँ इस वीडियो में तो एटलीस्ट पढ़ा नहीं दे रही हूँ, कोई रामबाण नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि इस वीडियो को देखकर और बिना पढ़े आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन देना चाहती हूँ, एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का एक सम्मान होना चाहिए और उस सम्मान के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगेन जो टाइम आप अलॉट कर रहे हैं उसका 40% टाइम इन 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होगा। और अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो देखिए, इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमी के लिए रोएंगे, मेरा इकोनॉमी अच्छा नहीं है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच, हर एक सब्जेक्ट का हम फाइनल एनालिसिस करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। आपका काम क्या करना है, 91 माइंड में होना चाहिए, दिस इज योर थ्रेशोल्ड। अब इनमें से सबसे पहले ये देखिए कि सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन सा एरिया, मैथ्स। और फ्रेंड्स, यस मैथ्स डिफ़िकल्ट होते हैं सबके लिए, मैं उन लोगों का रिस्पेक्ट नहीं कर रही, ना ही मैं ये क्लेम कर रही कि आई एम सुपर ह्यूमन, बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आप जो कॉस्ट मतलब जो इनपुट देंगे और जो आउटपुट रेशियो वो सबसे इन 4 सब्जेक्ट्स में आपके सबसे हाई होंगे। यानी आप चाहें तो बहुत कम एफर्ट, मिनिमम एफर्ट में आप 10 आउट ऑफ 10 सिक्योर कर सकते हैं यहाँ से मैथ्स से। ठीक है, और ये आप कहाँ से कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जैसे आपको ये कॉन्फिडेंस आया, ये क्लैरिटी आई कि किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम अलॉट करना है, उसी तरह से अब आपको ये क्लैरिटी आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि
मैथ्स जो है 10 आउट ऑफ 10 इज़ डूएबल। एंड फ्रेंड्स, अगर 91 कट ऑफ जा रहा है, उसमें 10 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स से कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मैथ्स आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। आप जियोग्राफी पे फोकस करेंगे, पॉलिटी के अगेन पूरा एंड टू एंड नहीं पढ़ेंगे। जब मैं सोर्सेस बताऊंगी तो सिलेक्टिव रीडिंग इज रिक्वायर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर जो आपका एरिया कमज़ोर है, मान लीजिए किसी का इकोनॉमी कमज़ोर है, तो आप कोशिश करिए कि आप जो इजी क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में, जो आपके फेलो कैंडिडेट्स बना रहे हैं, आपके बगल वाला जो करेक्ट कर रहा है, वो आपसे गलत ना हो। बस आपका इतना अप्रोच होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, आप मेजर एरियाज पे फोकस करते रहेंगे, हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स। साथ में माइनर एरिया में सबसे पहले आपका मैथ शुड बी प्रायोरिटी। मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए। पॉलिटी एंड इकोनॉमी की आप सिलेक्टिव रीडिंग करेंगे, दैट विल सी इन लेटर। ओके, अगर आपका पॉलिटी बहुत अच्छा है, दैट इज वेल एंड गुड। बट आप फ्रेशर हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है और आप लक्ष्मीकांत लेकर के बैठ गए एंड टू एंड पढ़ लें, तो देखिए आपका कॉस्ट, आप जो इनपुट दे रहे हैं एंड टू एंड पढ़ने में, उसका आउटपुट कितना आ रहा है? इतना ही है। आप मैक्सिमम 9 क्वेश्चन कर सकते हैं और भी 100% एक्यूरेसी रही तो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सो ये क्लैरिटी मैं आपको देना चाहती थी फ्रेंड्स, एंड होपफुली मेरी बात बहुत साफ साफ शब्दों में आप तक पहुंच रही होगी। अब फिर से आते कट ऑफ पे फ्रेंड्स। ये जो लगभग 20 प्लस मार्क्स का जो गैप आया है कट ऑफ में, मिनिमम डिक्रीज हुआ है, ये जस्ट बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होने पे हुआ है। और अगर बीपीएससी अभी जो डी और ई वाला जो ऑप्शन है, वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, अगर इसको रेशनलाइज कर दे तो एक तो आज एग्जाम इजी हो जाएगा, दूसरा कि फिर कट ऑफ और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब और सही पिक्चर बन के आएगा। तो आपको इसको याद रखना है कि योर थ्रेशोल्ड टारगेट शुड बी 91, नॉट 113। आपका टारगेट 91 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ अब देयर इज टू स्टे, कट ऑफ रहेगा। चलिए, अब इन सब बातों पे बात कर लिया तो सोर्सेस पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये सोर्सेस आपको इसलिए सजेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है, आपको सिर्फ प्री ही नहीं पढ़ना है। मेंस के एग्ज़ाम और उसके एनालिटिकल नेचर को ध्यान में रखते हुए आपको ये सोर्सेस बताए जा रहे हैं। अगेन आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। देखिए हर जगह लिखा हुआ आपको सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। सिलेक्टिव माने क्या? पीवाईक्यू में कि किस एरिया पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब आप मेरे से बोलोगे कि प्रियंका पीवाईक्यू पे तो सभी लोग अगर पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ रहे हैं, तो हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस? तो आई विल आस्क यू माय डियर फ्रेंड्स, पहले जो सब कर रहे हैं वो कर लो, ठीक है, जो सब कर रहे हैं वो कर लो, फिर डिफरेंस क्रिएट करना। और मैं आपको बता दूं, पीवाईक्यू हार्डली कुछ लोग पढ़ते हैं, अदरवाइज आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पीवाईक्यू ये जो डायरेक्शन है, जो सक्सेस और फेलियर के बीच का जो डायरेक्शन, जो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो ये अप्रोच होता है। और ये अप्रोच कैसे होता है, ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम, इसी के बेसिस पे। और ये कोई मेरा अपना इन्वेंशन नहीं है, ये सिंपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने एनालिसिस करके आपको दिया। चलिए सोर्सेस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हिस्ट्री की अगर बात करें, एंशिएंट एंड मेडिवल, जो वेटेज है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो यू कैन स्टिल कंटिन्यू विथ लूसेंट, क्योंकि अभी भी फैक्चुअल नेचर का एग्जाम है, ठीक है, और लूसेंट इज सफिशिएंट। अगर आप लूसेंट में कंफर्टेबल नहीं है तो आप तमिलनाडु की एक एनसीईआरटी, बहुत पतली सी किताब है और बड़ा ही बेसिक इन्होंने रखा है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और थोड़ा सा उन फैक्ट्स के पीछे की स्टोरी इन्होंने दे दी है। तो आप चाहें तो तमिलनाडु एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं थोड़ी कहानी जानने के लिए। अदरवाइज लूसेंट स्टिल सफिशिएंट फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल। मॉडर्न फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर की जो बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, बट आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। आपका सिलेबस इतना सा है, स्पेक्ट्रम इतना है, आप समझ रहे बात को? तो आपको ये जो सिलेबस है इसको कवर करना है और ये पीवाईक्यू के बेसिस पे आपको एनालाइज करना होगा कि ये जो दरिया है इसको कितना डेप्थ है, कितना विड्थ, ठीक है। स्पेक्ट्रम की सिलेक्टिव रीडिंग। अगर आप जनरल साइंस पे बात करें फ्रेंड्स, लूसेंट इज स्टिल रिलेवेंट, बट आपको सिर्फ फैक्ट्स पे अब काम नहीं बनेगा। 68th बीपीएससी में 68th वाले एग्जाम में बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि वी आर चेंजिंग द ट्रेंड। तो आपको कंसेप्ट तो पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि फैक्ट पता कर लिया
उसके पीछे का कंसेप्ट भी जानिए एंड उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी जानिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो उस फिनोमेनन को थोड़ा सा पढ़ लिया 5 मिनट की, अच्छा इसके पीछे की कंसेप्ट क्या है, थोड़ी सी कहानी जान ली, और लूसेंट में जो एप्लीकेशन दिया है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के गूगल कर लिया उनका एप्लीकेशन और नोट डाउन कर लिया। बस यही एक्सरसाइज करिए और 91 याद रखिए, हमेशा याद रखिए। आपको बीपीएससी से कम्पीट नहीं करना है, आपको अपने फेलो कैंडिडेट से कम्पीट करना, आपको 91 का मार्क्स माइंड में होना चाहिए। चलिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल में बिहार समग्र की एक बुक आती है। बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो अपना बुक पब्लिश करते हैं, उनमें से किसी एक को उठा लीजिए। अगेन सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, और सिलेक्टिव रीडिंग कहाँ से आएगी? बिहार स्पेशल से आएगी। और बिहार स्पेशल में बिहार का करंट अफेयर्स भी आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बिहार की कोई पॉपुलर स्कीम वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो करंट अफेयर्स से ये हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर्स पे अगर बात करें तो आप कोई भी मैगजीन उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कोई यूट्यूब है उसको फॉलो करते हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। मंथली वीकली ये सारी चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से अगर कर रहे हैं यू कीप डूइंग। अगर कोई मैगजीन फॉलो करता है आप मैगजीन पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, पीएससी नट्स की बात है जहाँ तक, हम करंट अफेयर्स कराएंगे, ठीक है, पर हम कंसिस्टेंसी, यस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कंसिस्टेंसी की बात। तो फ्रेंड्स, कई बार तो खैर हम कंटेंट में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। पीएससी नट्स पे हम कंटेंट में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, भले ही हमारा नुकसान हो। हम अगर फ्रीक्वेंसी अधिक रखें तो हमारे रीच बढ़ेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और वीडियो मीन्स हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। ऑफ कोर्स वी ऑल हियर आर वर्किंग फॉर मनी, नो वन इज डूइंग चैरिटी, इज नॉट इट, बट नोइंग दैट हम कभी कंटेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमें पता है कि करंट अफेयर्स के वीडियोस खूब चलते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, और अब तो वीकली करंट अफेयर्स भी आने लगे हैं, कुछ दिन में डेली करंट अफेयर्स आने लगे हैं। तो ये द व्यूअर शुड बी वाइज कि क्या उसको इतना पढ़ने और इतना सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि कितना वेटेज है करंट अफेयर्स का, आप देखिए ना। ये है पिछले तीन एग्जाम का रिकॉर्ड। 25 मान लीजिए, 25 है, 25 से होगा नहीं। और अगर कोई चीज़ डेली दी जा रही है तो ऑफ कोर्स उसकी जो लेजिटिमेसी है, जो विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड ऑफ एग्जाम, भले वो खबर सही है पर आपके एग्जाम में कितना वो रिलीवेंट है, तो इस पे आपको सोचना होगा। तो हम जो है हम पीएससी नट्स पे ऐसा नहीं करते कि ओके ठीक है डेली करंट अफेयर्स करा दिया, वीकली करा दिया, मंथली करा दिया। अब तो हम ये नहीं करा सकते कि मोदी जी ने चाय कहाँ पी और नीतीश कुमार ने नाश्ता कहाँ किया। सो विल डू इट, करंट अफेयर्स को हम करेंगे अच्छे से, बट एट द अप्रोप्रिएट टाइम। तो आप अगर कहीं और से कर रहे हैं, यू कीप दैट, ओके, आप उसको कर लीजिए। पॉलिटी, अगेन फ्रेंड्स, यू हैव टू डू लक्ष्मीकांत, देयर इज नो अदर वे। आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट्स पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होना चाहिए सारी। अगेन सेलेक्टिव रीडिंग करनी है पीवाईक्यू के एनालिसिस पे। जियोग्राफी आपको 11th एनसीईआरटी की पढ़नी है। पहले आप इंडिया के एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड देन यू विल गो टू वर्ल्ड एनसीईआरटी। कितना पढ़ना है, किससे बेसिस होगा बताइए? पीवाईक्यू। इकोनॉमी, फ्रेंड्स, इकोनॉमी का बड़ा दहशत रहता है कैंडिडेट्स में, बट अगेन ये दहशत इसलिए राइज होता है क्योंकि वो पीवाईक्यू नहीं देखते, वो बेसिक कंसेप्ट्स आपसे पूछते हैं और करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। आप बेसिक कंसेप्ट्स प्रिपेयर कर लीजिए, इसके लिए आपको कोई स्टैंडर्ड सोर्स की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको 300 पन्ने की किताब नहीं बता सकती कि आप 300 पेजेस की किताब पढ़ लो, ये डिसऑनेस्टी होगी मेरी आपके प्रति। बेसिक कंसेप्ट्स पूछते हैं कि ओके इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। आप इस तरह के बेसिक कंसेप्ट्स गूगल से कर सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक, आई एम सॉरी, या फिर यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए व्हाट इज जीएनपी, 5 मिनट का वीडियो आ जाएगा, आप वो कर लेंगे, ठीक है। अगर पीएससी नट्स पे टाइम हमारा परमिट किया तो वी विल ट्राई टू डू दैट। तो ये सारी चीज़ें, और करेंट अफेयर्स के लिए यहाँ भी और हर जगह एक ही हम सोर्स रखेंगे। कोई एक मैगजीन को फॉलो कीजिए, एक सोर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। और ठीक है, एंड मैथ्स, अगेन फ्रेंड्स, अगर एसएससी लेवल का कोई भी आपके पास किताब हो, ठीक है, तो एसएससी लेवल का किताब, वहाँ से बेसिक्स जो होते हैं ना, उसके जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं वही कर लीजिए, दैट विल बी इनफ। इससे ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगेन इसकी डिटेलिंग हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में।
तो ये सारी चीज़ें तो हो गई फ्रेंड्स, सोर्सेस हो गए, PYQ का हमने देख लिया, अप्रोच क्या होना चाहिए, सिलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। लेकिन अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि अब तो निगेटिव मार्किंग है ना, और 70 दिन बचे हैं। मैं ये कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि अब तक हमने जो डिस्कस किया उस बेसिस पे अगर आपने हार्डवर्क की, उस डायरेक्शन में आपने हार्डवर्क की, तो देयर इज 99 मोर देन 99% प्रोबेबिलिटी कि आपका एग्जाम होगा। अगर किसी रीजन से नहीं होता है, आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, यू विल फाइंड कि कहीं ना कहीं आपका अप्रोच टुवर्ड्स एग्जाम वाज नॉट इनफ। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है एग्जाम, पढ़ाई एक दिशा में होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो अब क्या जरूरत है, निगेटिव मार्किंग है हमारे पास, तो भाई फैक्चुअल एक्यूरेसी बिल्कुल होनी चाहिए, अब तुक्का नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि BPSC अब कंसेप्ट भी पूछ रही है। एंड तो आपको इन दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है, फैक्चुअल एक्यूरेसी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और किसके बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे। आपको वही चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें PYQs में आपको एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और उन पे काम करना है, कंसेप्ट्स को समझना है, फैक्ट्स भी पढ़ना है और साथ में कंसेप्ट्स भी पढ़ना है, पता होना चाहिए, और प्लस निगेटिव मार्किंग भी है। तो एग्ज़ाम अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई आके कह रहा है कि 80 टॉपिक कर लो और एग्ज़ाम हो जाएगा। खैर हो भी सकता है, पर मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। आपको अब एग्ज़ाम के 3 लेयर्स हैं, फैक्ट्स, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में BPSC अपने आप को पूरी तरह से रेशनलाइज कर लेगा। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। आपको जो है, आपकी जो कंसेप्ट, आपकी जो किसी भी टॉपिक है उसका जो कवरेज तो पता ही होना चाहिए, उसका लेंथ तो पता, एक अच्छा लेंथ कवर होना चाहिए, आपको विड्थ भी पता होना चाहिए कि अच्छा इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करना, और ये चीज़ ऐसे ओपन एंडेड करेंगे तो नहीं होगा। सब सिलेबस बहुत बड़ा है, करंट अफेयर्स ही अपने आप में एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, समंदर है। उस समंदर को अगर बांधना है तो आपको इस डायरेक्शन के बेसिस पे काम करना होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे काम करना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस बेसिस पे अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, अब जो अगले 70 दिन है, इस आपने अब तक प्रिपेयर किया होगा, अगले 70 दिन में आप क्या करेंगे, जो भी हार्डवर्क आप पुट कर रहे हैं उसको 1 मिनट पॉज हो जाइए, पॉज हो करके आप एक अच्छी सी स्ट्रेटजी, बोलते हैं ना कुल्हाड़ी तेज करना, अगर 6 घंटे दो मुझे काटने को पेड़ को, तो मैं 5 घंटे कुल्हाड़ी ही शार्प करूंगा। यानी आप अब एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि आपको 50 दिन करने हैं या 5 दिन करने हैं, आप 1-2 दिन का समय दीजिए खुद को और एनालाइज कीजिए चीज़ों को। यही टेबल से आपको बहुत क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या पूछ रहा है, और इस बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को ना डायरेक्शन दीजिए। और मैं बहुत होपफुल हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये डायरेक्शन, ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो ओवरऑल एक प्लान, एक डायरेक्शन है, ये बड़ा गेम चेंजर होगा आपके मेहनत में। और आपका जो मेहनत है उसका आपको बिल्कुल रिवार्ड मिलना चाहिए, आपके मेहनत का सम्मान होना चाहिए, और उस सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सही डायरेक्शन दी जाए। सो विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमने अलाइन करके रखी हैं आपके लिए, जल्दी ही हम उन पर डिलीवर करना शुरू करेंगे। तब तक आप टाइम लीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए और एनालाइज कीजिए कि व्हाट इज़ लैकिंग इन योर प्रिपरेशन। ओके, कहीं ये स्ट्रेटेजी वाला पार्ट, एक ओवरऑल अप्रोच वाला पार्ट तो लैकिंग नहीं है, प्लीज़ अपने आप से सवाल करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।